जीके स्टडी विद नीलू। हम राजभाषा और राजभाषा का बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम राजभाषा के बारे में ये जो अध्याय हैं इनको क्लियर कर लेते हैं। तो अभी एक अध्याय ही क्लियर होगा इसमें। भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में दिया गया है। तो राजभाषा के बारे में जो दिया गया है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले बता दूं कि 1965 तक यानी कि 1950 से 1965 तक ये डिसाइड हो गया था कि राजभाषा अंग्रेजी ही रहेगी। लेकिन 1967 में राजभाषा संशोधन आया, उसमें ये हुआ डिसाइड कि इंग्लिश जो है कभी नहीं हटेगी, इंग्लिश हमेशा बनी रहेगी, सदा के लिए बनी रहेगी। भाग 17 में राजभाषा 343 और 351 अनुच्छेदों में बांट दी गई है। तो 343 जो अध्याय बने हैं भाग 17 में 4 अध्याय, ये अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 हैं। तो अध्याय 1 में 343 से 344 अनुच्छेद को डाल दिया गया है। अध्याय 2 में 344 से 346 और 347 को डाल दिया गया है। अध्याय 3 में 348 और 349 को डाल दिया गया है। इसके बाद अध्याय 4 में 350 से 351 अनुच्छेद को डाल दिया गया है। ये सब अनुच्छेद है। अब मैं आपको फर्स्ट अनुच्छेद के बारे में बताती हूँ कि अध्याय 1 में जो 343 अनुच्छेद डाला है उसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि संघ की राजभाषा का प्रावधान क्या है। संघ की राजभाषा का प्रावधान 343 में डाला गया। उसके बाद 343(1) के अंतर्गत क्या डाला है, 343(1) में डाला कि हमारी लैंग्वेज जो है, राजभाषा जो है हिंदी रहेगी, लिपि उसकी देवनागरी रहेगी और अंकों का जो रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया जाएगा। अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का रूप लिया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसको? हिंदी को। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उस वक्त लागू अंग्रेजी थी और लागू अंग्रेजी ही रही। कहा कि 15 वर्ष तक सभी प्रयोजनों के लिए इंग्लिश लागू रहेगी। इस दौरान ये जो 15 वर्ष तक का कार्यकाल था, 50 से 15 वर्ष तक का, 1950 से 1915 तक का, इसमें 1950 से 1965 तक का, इस दौरान राष्ट्रपति अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप और देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कहा गया कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का यूज कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, भारतीय अंकों का यूज कर सकते हैं, मतलब भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग कर सकते हैं और देवनागरी लिपि का यूज कर सकते हैं। 1967 के राजभाषा संशोधन के आधार पर राजभाषा हिंदी रही, हिंदी तो बनी रही, लेकिन इंग्लिश जो है वो राजभाषा होगी, ऐसा बता दिया। उसके बाद यहाँ से राजभाषा हिंदी रही, लेकिन सहायक राजभाषा के रूप में इंग्लिश को डाल दिया गया। अब इंग्लिश तो कभी नहीं हटेगी, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में राजभाषा आयोग का प्रावधान दिया गया। किसमें? 344 में ये कहा गया, अनुच्छेद 344 में, कि राष्ट्रपति जी जो है वो राजभाषा के संबंध में राजभाषा आयोग का प्रावधान जो डाला गया वो मतलब राजभाषा के संबंध में जो राजभाषा आयोग बनेगा उसका प्रावधान राष्ट्रपति जी करेंगे। ये अनुच्छेद 343 में दिया गया। संविधान जब से लागू होगा मतलब 1950 से लागू हुआ, तब से 5 वर्ष के अंत पे, हर 5 वर्ष के अंत पे तथा उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंत पे आयोग बनेगा। तो ये जो आयोग बनेगा ये राष्ट्रपति जी बनाएंगे और इसका प्रावधान 344 के अंतर्गत डाल दिया गया। आयोग के गठन पे एक अध्यक्ष बनेगा और 8वीं अनुसूची में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार जो सदस्यों को मिलाकर गठन किया जाता है और वो सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने चाहिए। ऐसा इसमें क्लियर किया है। अब 7 जून 1950 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे श्री बाल गंगाधर खेर। इसके अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर। 7 जून 1955 को, इस डेट को याद रखिएगा। एक अध्यक्ष होता है, इसमें कुल 23 सदस्य होते हैं इस कमेटी में, जो राजभाषा आयोग की कमेटी बन रही है इसमें, और एक अध्यक्ष होता है और 22 भाषाओं के 22 सदस्य होते हैं। 22 भाषाएं जो हमारे जो है भाग 8 में जो दी गई भाषा है ना, वो सारी 22 भाषाएं, इन सभी को मिलाकर 23 सदस्य होते हैं कुल, और 23 सदस्यों का ये आयोग बनता है। इस आयोग में एक प्रायोजन है कि इस बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करे। किस बारे में सिफारिश करे? वो सिफारिशें यहाँ दी गई है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी कि सरकारी कामकाज के लिए जो हिंदी का प्रयोग है, वो आधिकारिक प्रयोग जो है हिंदी का किया जाता है, उसकी सिफारिश करेगा ये आयोग। किसको? राष्ट्रपति जी को। संघ सभी या कोई भी प्रायोजन के लिए इंग्लिश के यूज को रोके, ये भी सिफारिश हो सकती है कि इंग्लिश के यूज को रोकें। उसके बाद हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय की भाषाओं में और जो भाषाओं में जो है वहाँ भी हिंदी का प्रयोग करे ऐसा प्रायोजन, संघ की एक या अधिक उल्लेखित प्रायोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों पर, यानी कि जो 1 2 3 4 होता है अंक होते हैं, उनके जो कितने भी अंक यूज़ किए जा रहे हैं उनको हिंदी में यूज़ करें, ऐसा भी उनको सिफारिश करेंगे वो आयोग। संघ की राजभाषा या संघ किसी राज्य या राज्य टू राज्य पत्राचार, जो राज्य टू राज्य पत्राचार हो रहा है, पत्रों का लेन देन हो रहा है, वो सभी लेन देन राज्यों में जो लेन देन हो रहा है, वो संघ टू राज्य जो लेन देन हो रहा है, राज्य टू संघ जो लेन देन हो रहा है पत्रों का, उन सभी में हिंदी भाषा की सिफारिश की जाती है। संघ की राजभाषा के बारे में तथा किसी अन्य के विषय के बारे में राष्ट्रपति आयोग को ऐसा बोलता है कि भैया हिंदी का यूज़ कीजिए। अब अनुच्छेद 344 के 4 भाग जो है, 344 के 344 के, इससे पहले हमने पढ़ा 344 को, अब 344 का 4 भाग काम का है हमारे। तो इसमें जो है चौथे भाग में इसमें क्या दिया है कि इसमें राजभाषा पर संयुक्त संसदीय कमेटी बनेगी। अब ये नई कमेटी है संयुक्त संसदीय कमेटी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। इसमें 20 सदस्य होते हैं और दोनों से मिलकर ये सदस्य जो है 20 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं सॉरी इसमें, और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, और टोटल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं इसमें। 20 सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के 10 सदस्य, 30 सदस्य टोटल मिला के। तो इनका निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये समिति राजभाषा आयोग जो सिफारिश राष्ट्रपति, इसका मतलब ये है कि ये समिति राजभाषा आयोग जो सिफारिश राष्ट्रपति जी को करते हैं, जो आयोग राष्ट्रपति जी को सिफारिश करते हैं उसकी जांच करता है। ये जो समिति बन रही है नई 30 सदस्यीय समिति बन रही है संयुक्त संसदीय समिति, इसमें जो राजभाषा को जो आयोग सिफारिश करते हैं राजभाषा के लिए यूज करने के लिए राष्ट्रपति जी को, तो वो सिफारिश की जांच करता है कौन? संयुक्त संसदीय समिति। 1957 से गोविंद वल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में फर्स्ट कमेटी बनी थी इस बारे में। हिंदी को आमतौर पर राष्ट्रीय भाषा तो स्वीकार किया गया है, पर इससे आधिकारिक दर्जा नहीं मिला है। ये मैंने पहले भी बता दिया है, संविधान के रूप में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात आपके काम की है कि संविधान के रूप में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये चीजें इसमें दी गई है। इसके बाद नोट एक छोटा सा कि 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले 1976 से पहले स्थायी राजभाषा आयोग बना हुआ था, इसे समाप्त कर दिया गया था। तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग आया जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है, ये इसी जगह पर आया था संयुक्त संसदीय समिति के आधार पर। ये स्थायी समिति थी राज्यसभा और लोकसभा की, और इसको हटाकर इसकी जगह पर कौन आ गया? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग आ गया। ये आयोग मानव संसाधन विकास जो है उस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। थैंक यू सो मच टू लिसन माय वीडियो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।